आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मिलावटी दूध बेचने वालों को उम्र कैद या सजाए मौत होनी चाहिए, बीजेपी राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट के हरिनाथ का बयान। उद्धव ठाकरे कल जुमेरात को महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में राहुल गांधी शिरकत नहीं करेंगे। दफे 370 की बर्खास्तगी के बाद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में नुमाया कमी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का एहसास। इसरो ने Cartosat-3 सैटेलाइट को कामयाबी से फिजा में दागा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। RTC मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं जारी की जा सकती, हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने कहा। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में आज मेंबरान राज्यसभा ने मुल्क में नकली दूध की तिजारत पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इस कारोबार में मुलविस अफराद को फांसी या उम्र कैद की सज़ा और इससे मुताल्लिक़ मामलात में अगर वो कसूरवार पाए गए तो ज़िला कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा किया। वक्फे सिफर के दौरान ऐवान में इस मामले को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मुल्क में दूध की दस्तियाबी के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा दूध की खपत हो रही है। ऐसी सूरत में मांग को पूरा करने के लिए नकली या जहरीला दूध बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, जो न सिर्फ नुकसानदेह बल्कि जानलेवा कैंसर की बीमारी होने की बड़ी वजह भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में यूरिया, हेवी मेटल्स, क्रोमियम, बेंजामिन, सब्जी और वॉशिंग पाउडर मिलाकर जहरीला दूध बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में बहुत कम गाँव ऐसे होंगे जहाँ इस तरह से दूध तैयार नहीं हो रहा है। बीजेपी मेंबर ने कहा कि फूड रेगुलेटरी FSSAI के जरिए लिए गए दूध के नमूनों में से 37.7% म्यार के खिलाफ पाए गए। ब्रांडेड कंपनियों के जरिए फरोख्त होने वाला दूध भी म्यार के मुताबिक नहीं है। आलमी इदारा सेहत के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए यादव ने कहा कि अगर जहरीले दूध के कारोबार पर काबू न पाया गया तो मुल्क की 87% आबादी कैंसर का शिकार हो जाएगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस काम में मुलविस लोगों को फांसी या उम्र कैद की सज़ा का बंदोबस्त करे और कहा कि ऐसे मामलात के लिए ज़िला कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अपोजिशन और हुकूमत के मुतादिद मेंबरान ने यादव के इस मुतालबे की हिमायत की। महाराष्ट्र में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और आज़ाद 237 नौमुंतखब अरकान असम्बली ने आज महाराष्ट्र असम्बली के खुसूसी इजलास में हल्फ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रो टाइम स्पीकर कालिदास N कोलाम्बकर ने हल्फ दिलाया। शिवसेना रुकन असम्बली आदित्य ठाकरे, NCP रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले, अजीत पवार, कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरान असम्बली में दाखिल हो रहे हर पार्टी के रुकन असम्बली का हाथ मिलाकर गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे थे। जैसे ही अजीत पवार असम्बली में पहुंचे तो सुप्रिया सोले ने हाथ जोड़कर उनका इस्तकबाल किया। इस दरमियान साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार ने मुस्कुराते हुए चचाजाद बहन को गले लगाया। सुप्रिया सोले ने भी मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए और ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 दिन पहले जो कुछ हुआ था वो सब काफूर हो गया। सुप्रिया सोले ने साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का भी गर्मजोशी से हाथ जोड़कर इस्तकबाल किया और जब वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात की। सुप्रिया सोले ने साबिक स्पीकर और बीजेपी के सीनियर लीडर हरिभाऊ बागड़े और दीगर लीडरान का भी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जिससे गुज़िश्ता कई दिनों से जारी कशीदा माहौल कुछ खुशगवार सा मालूम होने लगा। वज़ीर आला ओहदे के लिए मुंतखब किए गए उद्धव ठाकरे असम्बली और दीगर अरकान असम्बली से मिलने से कबल राजभवन में गवर्नर BS कोश्यारी से रस्मी मुलाकात के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी बीवी रश्मि भी मौजूद थीं। उद्धव ठाकरे ने गवर्नर कोश्यारी को फूलों का एक गुलदस्ता भी पेश किया। महाराष्ट्र के नामजद वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने राजभवन पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। शिवसेना के सरबराह ठाकरे जुमेरात को वज़ीर आला का ओहदा का हल्फ लेंगे। एक अफसर ने बताया कि राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे ओहदे के साथ उनकी बीवी रश्मि भी थीं। ठाकरे महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे के लिए शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। ठाकरे की जानिब से हुकूमत के क़याम का दावा किए जाने के बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के दफ्तर से एक तस्दीकी ख़त जारी किया गया है। गवर्नर के दफ्तर ने मुंबई के शिवाजी पार्क में हल्फ बर्दारी तकरीब की इजाज़त देते हुए उसके लिए तारीख की तस्दीक की है। इससे कबल NCP सरबराह शरद पवार ने तीनों जमातों की मुश्तरका मीटिंग में ऐलान किया था कि नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी तकरीब 1 दिसंबर को होगी, लेकिन गवर्नर से ठाकरे के मिलने के बाद निज़ामुल औक़ात में तब्दीली हुई है।
शिवसेना के सरबराह ने कांग्रेस और एनसीपी के अहम रहनुमाओं के साथ मंगल की रात गवर्नर से मिलकर हुकूमत साजी का दावा किया था। कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट ने कहा कि सिर्फ ठाकरे 28 नवंबर को हल्फ लेंगे, जबकि काबीना के दीगर अराकीन बाद में हल्फ लेंगे। बता दें कि उद्धव वजीर आला बनने वाले ठाकरे खानदान के पहले रुकन होंगे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मंगल को ठाकरे को वजीर आला के ओहदे के लिए अपनी पसंद बताया था। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली में तीनों जमातों ने 166 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने मंगल को वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने महज 80 घंटे पहले ही इस ओहदे का हल्फ लिया था। इससे पहले नायब वजीर आला अजित पवार ने जाती वजूहात का हवाला देते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस ने 23 नवंबर को हल्फ लिया था। देवेंद्र फडणवीस के वजीर आला ओहदे और अजित पवार के नायब वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के बाद ही शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की हल्फबर्दारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक इस तकरीब में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव समेत कई सीनियर लीडरान मौजूद होंगे। अगरचे साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस हल्फबर्दारी तकरीब से दूरी बना ली है। जराये की माने तो राहुल गांधी ने जुमेरात को होने वाले हल्फबर्दारी तकरीब में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। बुध की सुबह भी पार्लियामेंट में जाने से पहले वो मुंबई में हल्फबर्दारी में शामिल होने के सवाल को टाल गए। गौर करने वाली बात है कि गुज़िश्ता एक माह से महाराष्ट्र में जारी उठापटक में साबिक कांग्रेस सदर का कुछ अहम किरदार दिखाई नहीं दिया। शिवसेना के क़याम की बात पर भी वो दूर ही दिखाई देते हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की केरल यूनिट ने भी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इत्तेहाद की मुखालिफत की थी। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को हल्फबर्दारी में दावत देने के लिए खुद शरद पवार जाएंगे। शिवसेना रहनुमा और पार्टी के तर्जमान संजय रावत ने भी बयान दिया था कि उनकी जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह को भी दावतनामा दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे बीजेपी की बड़ी शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। इस शिकस्त ने इसके दो बड़े लीडरों की समझदारी पर सवाल खड़े किए हैं। कहा जा रहा है कि 79 साला शरद पवार ने हिंदुस्तानी सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। उनके सियासी तजुर्बे और समझदारी का ही कमाल था कि महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना के लिए एनसीपी और कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत तश्कील देने का रास्ता हमवार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को जैसे ही कहा कि बुध की शाम 5 बजे तक देवेंद्र फडणवीस को अक्सरियत साबित करनी होगी तो बीजेपी को सांप सूंघ गया। फैसले के कुछ ही देर बाद पहले नायब वजीर आला अजित पवार ने इस्तीफा दिया, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र की सियासत के मरकज़ में सिर्फ शरद पवार ही थे। ये लड़ाई सीधी मोदी शाह के खिलाफ थी और इस लड़ाई में पवार की ताकत के आगे मोदी शाह की जोड़ी की शिकस्त हुई है। कहा जा रहा है कि इस पूरे वाक़े को बीजेपी आला कमान टीवी पर दिल्ली में बराह रास्त देख रहे थे। इससे कुछ घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला शाह और बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट हाउस वाक़े पीएम के दफ्तर में मीटिंग की थी। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता की खबर के मुताबिक बीजेपी लीडर महाराष्ट्र में अक्सरियत साबित करने को लेकर मुतमईन थे। इन्हें इस तरह के सियासी उलटफेर की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि कुछ भी मुमकिन है। सियासी माहिरीन का मानना है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ इससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। यह सिर्फ इख्तिदार से हाथ धोने की बात नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 18 महीने में पार्टी की छवि पर लगा दूसरा बड़ा धक्का है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 के बेशतर लवाजमात हटाए जाने के बाद से दहशत गर्दाना वाक़यात ना के बराबर हुए हैं और रियासत में सूरत हाल तेज़ी से मामूल पर लौट रही है। सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में फ़ौज, मुकामी पुलिस, नीम फौजी फोर्सेस और दीगर फोर्सेस के जवान बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन के सुरेश ने वक्फे सिफर में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को उठाया और वहाँ दफ़े 370 हटाए जाने के बाद भी दहशत गर्दाना हमलों और इनमें लोगों के मारे जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जहाँ तक मुल्क में दहशत गर्दाना और वारदातों की बात है तो सब इस बात को मानेंगे कि गुज़िश्ता 5.5 साल में जम्मू कश्मीर को छोड़कर मुल्क में कहीं कोई बड़ा दहशत गर्दाना वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है तो गुज़िश्ता 30 से 35 साल से रियासत में दहशत गर्दाना वाक़यात हो रहे हैं। वैसे अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस देश में आतंकवादी वारदातों का प्रश्न है, इस सच्चाई से सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि विगत 5.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं पर भी कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। जितना प्रिकॉशन गवर्नमेंट के तरफ, भाई रुक जाइए, पहले बात सुनिए हमारी, हम नहीं बोलेंगे। नो मान्य सर प्लीज, मान्य रक्षा मंत्री जी प्लीज, मान्य सर प्लीज, मान्य सदस्यगण, माननीय, अगर आप रक्षा मंत्री जी का जवाब सुनना चाहते तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को अलाउ नहीं करूंगा, उन्होंने अपनी बात कह दी, पर आप बीच में नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो आपने बात कही, आप जवाब मांग रहे थे, सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री जवाब दे रहे, सुनो या तो पूरा जवाब। जहां तक आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हो? जहां तक कश्मीर का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, जहां तक कश्मीर का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि विगत 30-35 वर्षों से लगातार आतंकवादी घटनाएं वहां पर होती रही हैं और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, चाहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हो वहां की, चाहे वो लोकल पुलिस हो, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, आर्मी हो, प्रभावी कार्रवाई अपने मेरे जो बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन के आधार पर वह करती रही हैं। लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में अब आतंकवादी घटनाएं लगभग 9 के बराबर हो गई हैं। और ये एक अब मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी का नोट हो, बाकी नोट नहीं हो। लेकिन यदि कोई भी आतंकवादी घटना घटित हुई है तो उसको स्वाभाविक है कि सभी कंडम करेंगे, उसको कोई अप्रिशिएट तो करेगा नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि चाहे वहां की आर्मी हो, चाहे वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वहां की लोकल पुलिस हो, ये सब सारे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के आधार पर आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ बराबर प्रभावी कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं। अरे भाई आप चिंता मत करिए, कश्मीर में तेजी से नॉर्मलसी आ रही है अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूं तेजी से नॉर्मलसी आ रही है। हिंदुस्तान ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए खलाई मैदान में नए संग मील को पार किया है, क्योंकि इसकी तीसरी नस्ल के असरी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को अमेरिका के दीगर 13 नानो सैटेलाइट्स के साथ PSLV-C-47 लॉन्च पैड के जरिए एपी के श्रीहरिकोटा के सेशन धवन खलाई मरकज से 9:28 पर छोड़ा गया, जिसके लिए 26 घंटे की उल्टी गिनती मंगल की सुबह 7:28 पर शुरू हुई थी। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने यह बात बताई। इसरो ने कहा कि यह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया 74वां लॉन्च व्हीकल मशीन और कार्टोसैट सिलसिले का यह 9वां सैटेलाइट है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट काफ़ी असरी और जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है। सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के जरिए ज़मीन की तस्वीरें और नक्शा साजी का काम किया जा सकता है। इसको अमेरिका के दीगर तिजारती नानो सैटेलाइट्स के साथ 13 सैटेलाइट्स के साथ छोड़ा गया। कार्टोसैट 3 तीसरी नस्ल का असरी सैटेलाइट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा असरी तस्वीरें लेने की सलाहियत मौजूद है। PSLV-47 के जरिए अमेरिका के 13 कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी छोड़ा गया है। यह काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से हुए तिजारती माहदे के हिस्से के तौर पर किया गया है। लॉन्च अथॉराइजेशन बोर्ड और मिशन की तैयारी का जायजा लेने वाली कमेटी ने कबल अजी इस मिशन को मंजूरी दी थी, जिसके साथ ही उल्टी गिनती गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई थी। इस सैटेलाइट को छोड़े जाने के 17 मिनट के बाद ज़मीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट कार्टोसैट 3 खलाई गाड़ी से अलहदा हो गया और मदार में चला गया। इसके बाद अमेरिका के 13 सैटेलाइट्स अलहदा हो गए। ये अमल तकरीबन 8 मिनट में अंजाम दिया गया। कार्टोसैट 3 बड़े पैमाने पर शहरी मनसूबाबंदी, देही वसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, साहिली अराजी के इस्तेमाल जैसे बढ़ते हुए मुतालबात को पूरा कर पाएगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को हटाया दिए जाने के इम्कानात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी जगह कलराज मिश्रा को महाराष्ट्र का नया गवर्नर बनाया जा सकता है। फिलहाल कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में गवर्नर की तब्दीली से मरकज बहुत जल्द फैसला करने वाली है। शहरियत रजिस्टर कानून NRC से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे दीगर अक़वाम के हुकूक भी छीने जाने का अंदेशा है। नीज़ इसके खिलाफ कौमी सतह पर एक एहतजाज मुनक़्क़िद किया जाएगा,
जिसमें महाराष्ट्र का अहम किरदार होगा। इस बात का ऐलान आज राष्ट्रीय सेवा दल नामी तंजीम ने किया। इसके रियासती रूह रवां और रुकन कानून साज काउंसिल कपिल पाटिल ने कहा कि एनआरसी और एक ज़बान पॉलिसी के खिलाफ कौमी सतह पर एहतजाज किया जाना ज़रूरी है ताकि मरकज़ी हुकूमत के ख़तरनाक मनसूबे पाए तकमील तक न पहुँचे। मुंबई में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरएसडी के कौमी सरबराह डॉक्टर गणेश देवी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत एनआरसी का जो कानून नाफिज कर रही है उसकी शिद्दत के साथ मुखालिफत की जानी ज़रूरी है। नीज़ मुसलमानों को इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरसी के नाम पर मुल्क को तकसीम करने और इसकी गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। नीज़ मुल्क में ऐसे करोड़ों अफराद रहायश पजीर हैं जिनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, लेकिन बरस हा बरस से वो इस मुल्क में रह रहे हैं, वो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। गणेश देवी ने कहा कि मुल्क में ऐसे करोड़ों आदिवासी और कबायली और पसमानदा इलाके हैं जहाँ रहायश पजीर अफराद और उनके आबा व अजदाद सदियों कबल यहाँ की सुकूनत इख्तियार की थी, लेकिन वो उस मुल्क के शहरी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुसलमानों का मामला नहीं बल्कि शहरियत के नाम पर मुल्क में तफर्रुक़ा और बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। रुकन कानून साज काउंसिल कपिल पाटिल ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ी हुकूमत जो वन लैंग्वेज पॉलिसी यानी एक ज़बान पॉलिसी का कानून नाफिज करने जा रही है, इससे मुल्क की दीगर ज़बानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि डीएमके के लीडर एम स्टालिन ने इस मामले को पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की थी और उन्होंने वादा किया था कि इस सियाह कानून के खिलाफ वो कौमी सतह पर एहतजाज करेंगे। कपिल पाटिल ने मजीद कहा कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के दीगर हिस्सों में होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम का एक लाहेमल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इससे अवाम को मुतला किया जाएगा। इस मौके पर कामरेड कानको ने भी खिताब किया और एनआरसी कानून की मुखालिफत की। महाराष्ट्र में सियासी हंगामा आराई चल रही है। कुछ दिन कबल सुबह सवेरे ही बीजेपी की लीडर फडनवीस वज़ारत आला के ओहदे के हल्फ लेते हैं और अब इन्हें उनका अजीज़ ओहदा छोड़ना पड़ा। इसके बाद से बीजेपी कौमी सदर और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीदें शुरू हो गई हैं और इन्हें इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। अमित शाह और गवर्नर महाराष्ट्र के ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर अखलाक़ी और गैर उसूली और गैर जमहूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ दिलाया था। अंजान ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के इस्तीफा के साथ ही नाजायज़ हुकूमत का खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बड़े मुल्क में सिर्फ बड़ी बड़ी उसूली बातें करने के साथ साथ बड़े मुल्क में बड़ा दिल भी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिस बड़े दिल को दिखाने की ज़रूरत थी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। सीपीआई लीडर ने कहा कि अश्वमेघ का घोड़ा महाराष्ट्र में लहूलुहान होकर मुंबई के आज़ाद मैदान में गिर पड़ा। मिस्टर अंजान ने कहा कि गवर्नर महाराष्ट्र काली टोपी लगाकर तिरछी नज़रों से आइन को हलाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली। उन्होंने कहा कि इस पूरे वाक़े में काले पर्दे के पीछे बैठकर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो खेल खेला है, इससे उन्हें शिकस्त हुई है, लिहाजा अब उन्हें वज़ारत दाखिला के अजीम ओहदे से मुस्तवी हो जाना चाहिए। बांग्लादेश की एक अदालत ने साल 2016 में दारुल हुकूमत ढाका के सिफारती इलाके गुलशन में वाक़े होली आर्टिजन बेकरी कैफ़े में हुए दहशतगर्दाना हमला मामले में 7 दहशतगर्दों को आज सज़ा सुनाई। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका दहशतगर्दी मुखालिफ खुसूसी ट्रिब्यूनल के जज मोहम्मद मुजीर उर रहमान ने सभी कसूरवारों पर 50-50 हज़ार टका का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि जज ने एक मुलजिम बोरू मिजान को बरी कर दिया है। साल 2016 में 1 जुलाई को सिफारती रिहाइश के दरमियान इस कैफ़े में हुए दहशतगर्दाना हमले ने न सिर्फ मुल्क को बल्कि हिंदुस्तान समेत कई कौमों को भी हैरत में डाल दिया था। इस हादसे में 22 लोग मारे गए थे, जिनमें इटली के 9, जापान के 7, एक हिंदुस्तानी, बांग्लादेश में पैदा हुआ एक अमरीकी और बांग्लादेश के 2 शहरियों के अलावा 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार आज पहली बार मीडिया के सामने आए। मेंबर असेंबली ओहदे का हल्फ लेने के बाद अजीत पवार ने कहा कि मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में था, हूं और रहूंगा। क्या आपके पास मुझे पार्टी से निकालने की तहरीरी मालूमात हैं? मैं पार्टी में था, हूं और रहूंगा। अजीत पवार ने कहा कि नई हुकूमत में मेरा किरदार पार्टी तय करेगी। उन्होंने कहा कि नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया। इसके बाद मैंने अपने ही पार्टी रहनुमाओं से बात की थी।
इससे पहले अजीत पवार महाराष्ट्र असेंबली में हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेने पहुंचे। साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद पर असमत दरी का इल्ज़ाम लगाने वाली और ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में जेल में बंद मुतासरा खानून की तालिबा को रोहिलखंड यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इम्तहान में बैठने से रोक दिया। शाहजहांपुर जेल से पुलिस सिक्योरिटी में इम्तहान देने LLM की तालिबा आज रोहिलखंड यूनिवर्सिटी पहुंची थी, लेकिन इसके पास एडमिट कार्ड और शाहजहांपुर अदालत की जानिब से हुक्मनामा नहीं था। तालिबा ने इम्तिहान देने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अफसरान से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। तालिबा अफसरान की रिहाइशगाह पर भी गई। तालिबा अभी यूनिवर्सिटी अहाते में ही ठहरी हुई थी। तालिबा की आज से LLM तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहान का आगाज़ हुआ। इससे पहले पीर को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तालिबा को बैक पेपर देने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद तालिबा ने अपना इम्तिहान दिया था। शाहजहांपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तालिबा की इस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें तीसरे सेमेस्टर में 75% हाजिरी के सिलसिले में उसे कुछ राहत देने का मुतालबा किया गया था। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे अपने इख्तियारात से बाहर बताया था। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी और उनकी बहन और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्डेरा ने आज तिहाड़ जेल में साबिक वजीर खजाना P चिदम्बरम से मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल तिहाड़ संदीप गोयल ने INSS के जेल नंबर 7 के दौरे की तस्दीक की, जहां INX मीडिया केस में चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद से ही उनका इंदराज किया गया है। ये दौरा कांग्रेस के उबूरी चीफ सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के चिदम्बरम से जेल में मिलने के करीब एक माह बाद हुआ है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक चिदम्बरम, जो मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं, पिछले 3 माह में 10 किलोग्राम वजन कम कर चुके हैं। कर्नाटक के बागलकोट में नवानगर में एक सड़क के किनारे 2 मुसलमान नौजवानों ने हामिला गाय की मदद की, जिसने दर्द की बूछाड़ की थी, ताकि महफूज जगह में जाकर नजात हासिल हो। दोनों नौजवान, जिसमें से एक का नाम अल्लाह बख्श हानी और बंदा नवाज बीजापुर था, उन्होंने बताया कि वो गाय की मालिक के बारे में भी खबर है। इस वाक़े का जिक्र करते हुए हानी का कहना था कि गुज़िश्ता रात मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक गाय दर्द में मुब्तला थी। मुझे शुबा है कि कुछ प्रॉब्लम है और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। हमें एहसास हुआ कि गाय को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। RTC मुलाजिमीन के तनख्वाहों की अदायगी के मसले पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत 1 दिन ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 8 दिन की तनख्वाह काटी जा सकती है और मुलाजिमीन पिछले 52 दिनों से हड़ताल पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुलाजिमीन को माह सितंबर की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकती। मुलाजिमीन के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत को फौरी तनख्वाह अदा करने की हिदायत दें, क्योंकि मुलाजिमीन काफ़ी परेशान हैं। दोनों जानिब के वकला की बहस सुनने के बाद अदालत ने इस मुकदमे की आइंदा समाअत अगले 4 मई तक मुलतवी कर दी है। మేము తెలియజేయనదేమనగా మేము సమస్యల పరిష్కారం కొరకై సమ్మెకి వెళ్ళినాము. హైకోర్టు సూచించిన మేరకు జాయిన్ అవుతున్నాము. మీరు మా రోజు జాయిన్ కమ్మన్నారు, కాలేదు అని అంటారు. కానీ మీరు ఒక్క సమస్య పరిష్కారం ఇచ్చినా మాకు ఏ యూనియన్ అవసరం లేదని చెప్పి మీలో జాయిన్ అవుతాము. ఇప్పటికైనా దయచేసి మమ్మల్ని డ్యూటీలకు తీసుకోగలరు. ఈరోజు హైకోర్టు సూచించిన మేరకు సమ్మె విరమించినట్టు మా దరఖాస్తులు మా డిఎం గారికి సమర్పించారు. మేము ఆర్టీసీ కార్మికులం, అందరికి తెలిసిందే. तेलुगु फिल्मों के अदाकार संपूर्णेश बाबू सड़क हादसे में मामूली तौर पर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक वो आज अपनी बीवी और बच्चों के हमरा कार में जा रहे थे कि सिद्दीपेट न्यू बस स्टैंड के पास उनकी कार को पीछे से RTC बस ने टक्कर दे दी। हादसे में फिल्म अदाकार, उनकी बीवी और बेटी को मामूली तौर पर जख्म आए हैं। इन तमाम को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में ले जाया गया और वो अब ठीक हैं। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हस्त कारीगर सोसाइटी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम कारीगर हाथ के नाम पर कायम करदा दस्तकारी नुमाइश का बंजारा हिल्स पर इफ्तिताह किया। 16 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की दस्तकारी की नुमाइश की गई, जिसमें मुख्तलिफ फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले कपड़ों की तैयारी, खुसूसन हैंडलूम्स की तैयारी को नुमाइश का एहतमाम किया गया है। जो हाथ से तैयार बुनने वाले जो कारीगर हाथ से कपड़ा बनाते हैं, वो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है और इस सोसाइटी की जानिब से, सहायता सोसाइटी की जानिब से एग्जीबिशन कायम की गई है।
यहाँ पर हर किस्म के 23-24 स्टेट के लोग यहाँ अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन है और यहाँ पर बहुत कम रेट के अंदर कंपेयर टू ये जो चीज़ अगर सिल्क की साड़ी है बड़े बड़े शोरूम में जो 50,000 में मिलती है यहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये में वो मिल सकती है और बहुत अच्छी किस्म की क्वालिटी है। और हैंड से बनाने वाला जो कपड़ा होता है सूत का या सिल्क का वो सेहत के लिए भी बेहतर होता है। और ये ख़ास तौर से उन गरीब लोगों के लिए जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ बनाकर विलेजेस के अंदर लोगों को रोज़गार फराहम करें। जो लोगों को रोज़गार नहीं था, जो लोग दूसरे पेशों से वाबस्ता थे, जिससे बहुत तकलीफ़ थी, उन लोगों को घर बैठे रोज़गार फराहम किया जा रहा है। उसके लिए मैं सोसाइटी का बहुत मशकूर ममनून हूँ और तमाम मीडिया के ज़रिए भाइयों से अपील करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के कपड़े हैं जो हाथ से बनाए गए हैं। उसकी कदर भी हम करते हैं और बहुत मुश्किल से तैयार होता है और उसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। वो मार्केटिंग यहाँ पर की जा रही है। ये लोग हर इंडिया के हर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर अपने शॉप्स लगाकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और कपड़ा बेचते हैं। उस बेचने से जो पैसे आते हैं ये फ्री सर्विस सोसाइटी की तरफ से की जाती है। उन कारीगरों का फ़ायदा होता है जो घर बैठकर हाथ से बुनकर कपड़े बनाते हैं। तो मैं यही गुजारिश है कि एक बार यहाँ विज़िट कीजिए इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी हिम्मत भी अफजाई भी होगी और इनके जो है आमदनी के वसाइल भी मिल सकते हैं। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुसुम कुमार ने ऐलान किया कि अगर रियासती हुकूमत आरटीसी जेएसी के मुतालबात को मुकम्मल करने में नाकाम होती है और इस वजह से आरटीसी मुलाजमीन को किसी तरह का नुकसान होता है या उनकी मुलाजमत चली जाती है तो कांग्रेस पार्टी आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद उनके तमाम मुतालबात को कबूल करते हुए उनके नुकसानात की पाबजाई करेगी। कुसुम कुमार ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल कांग्रेस के संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने पार्टी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और सीनियर कायदीन को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया था कि अगर रियासती हुकूमत 5102 रूट्स को खानगियाते हुए अपने अरकान ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इसको काबीना में तय करते हुए अमल करती है तो कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद इन तमाम रूट्स को जो केसीआर ने अपने ज़ाती मफाद के लिए खानगिया रहे इस खानगियाने के अमल को मुअत्तल करते हुए दोबारा कौमियाने जाने और आरटीसी के फ़ायदे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कुसुम कुमार ने मजीद कहा कि आज काबीना का जो इजलास हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने दोबारा अपील की है कि हुकूमत आरटीसी मुलाजिमिन को दोबारा रुजू बकार होने की इजाज़त दे, क्योंकि वो तो मुअत्तल हुए नहीं हैं बल्कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने जो अपने तौर पर ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर के ऐलान से वो कानूनी तौर पर मुलाजिमत से बर्खास्त नहीं हो सकते। ये सियासी माहौल पैदा किया जा रहा है। आरटीसी एमडी का जो ऐलान है वो सियासी बयान है। कांग्रेस पार्टी इसकी मजम्मत करती है और आरटीसी मुलाजिमिन को इस बात का यकीन देती है कि वो इनके तमाम मुतालबात को कबूल करते हुए इनके तमाम नुकसानात की पाबजाई करेगी। और उन्होंने एक और बात का ऐलान किया कि जिस तरह के सीआर ने तेलंगाना जद्दोजहद में काम करने वाले तमाम तंजीमों के कायदीन को खरीदते हुए इन्हें दौलत और ओहदे से नवाजा, कांग्रेस पार्टी यूनियन लीडरों के लिए नहीं बल्कि यूनियन के आम मुलाजिमिन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और इन्हें प्रमोट करने के लिए इक़दाम करेगी। 52 दिन से आरटीसी का तमाम एम्प्लॉइज उनका जेएस लीडर जो हड़ताल कर रहे, जो स्ट्राइक कर रहे, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही पहले से भी। कल हमारा एमएलए संगारेड्डी का एमएलए कांग्रेस पार्टी का जग्गारेड्डी साहब ये एक सूचना करे कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट को, हमारा सीएलपी लीडर को, वर्किंग प्रेसिडेंट सबको एक लेटर्स लिखे। उसमें अगर केसीआर के गवर्नमेंट जो 5102 रूट जो प्राइवेट करने के लिए जो ने कदम उठा रहा है, अगर वो कदम उठाए तो कांग्रेस पार्टी क्या करना बोल के उन्हें कुछ सलाह दिए। उसके ऊपर हम पूरे लीडर पूरे बात करके डिसीजन लेके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज मीडिया के थ्रू पूरा अवाम, तेलंगाना के अवाम को, आरटीसी का एम्प्लॉइज़ को हम देना चाह रहे। अगर केसीआर गलती से कांग्रेस 5102 रूट्स को अगर प्राइवेटाइज करे तो भी आने वाले कांग्रेस गवर्नमेंट में हम पूरा उसको रद्द करेंगे, वो रूट को पूरा नेशनलाइज कर लेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, मिलावटी दूध बेचने वालों को उम्र कैद या सजाए मौत होनी चाहिए, बीजेपी राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट के हरिनाथ का बयान। उद्धव ठाकरे कल जुमेरात को महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में राहुल गांधी शिरकत नहीं करेंगे। दफे 370 की बर्खास्तगी के बाद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में नुमायां कमी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का एहसास। इसरो ने कार2सेट 3 सैटेलाइट को कामयाबी से फिजा में दागा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। आरटीसी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं जारी की जा सकती, हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने कहा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।